मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल बन रही है, जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, आ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका डिक्लेयर्ड एनिमी नंबर 1 इस वक्त जो है वो चाइना है। करीब आ गए थे सऊदी अरेबिया और इजराइल की आपस में रिप्रोचमेंट के। अब इजराइल जो है हेल बैंड के जी हमने हमास को खत्म करना है। हमास इस तरह से खत्म नहीं हो सकती बिकॉज इट्स नॉट एन आर्मी, इट्स एन आइडिया। इंडिया और पाकिस्तान आने के बाद एससीओ जो है उसमें 4 दुनिया की 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर रियासतों में से 4 जो हैं इसकी मेंबर हैं। नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठे हुए काफी इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की है, इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह के साथ मीटिंग की है और उन्होंने पैगाम भिजवाए हैं। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, अब आपको पता है वहां पे बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। नॉन फाइलर कोई चीज ही नहीं होती, फाइलर होगा, हर कोई फाइलर होगा। ये नहीं चल सकता इदारा। अगर एफबीआर बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं 8 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दूंगा कि एफबीआर ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को यहां से पकड़ा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि भी इदारे बेहतर हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, एकदम इसको अबॉलिश करके नई चीजें बना सकते हैं। इन हालात में पॉलिटिकल सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है और एस्टैब्लिशमेंट वो इसके ऊपर भी डंडे से नया जो है इदारा बनवाए तो बात बन जाएगी। एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया इसको फंड भी करेंगे गाजा की रीबिल्डिंग के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। आज भी हम अहम पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त मामलात जो हैं दुनिया के और पाकिस्तान के, ख़ुसूसन मईशत और दीगर पॉलिसी जो एरियाज हैं वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान की बात करें, मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल बन रही है, वो एक तो तशवीशनाक तो है ही और अफसोसनाक भी है, लेकिन अब उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और इस खित्ते पे जिसमें पाकिस्तान मौजूद है आ सकता है। हालिया दिनों में इसराइल ने अपनी जो लबनान पे हमले जो हैं उनको तेज तर किया, हिजबुल्लाह के लीडर को जो है वो मारा और फिर अब हालिया दिनों में एक और अहम जो पिलर थे, जैसे कहना चाहिए इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के, उनको भी खत्म कर दिया। लेकिन अब ज्यादा तशवीश ईरान के हवाले से भी आ रही है। बहरहाल हम तमाम बातों पे आपकी व्यू लेते हैं। हारून भाई, आप इसको क्लोजली देख रहे हैं, तो थोड़ा ये बताइए और इसका फिर ज़ाहिर बात है ये किधर को जा रहे हैं मामलात और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी या खिते के ऊपर किस तरह से हो सकता है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा, इसका समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी थोड़ी सी मैं अगर बैकग्राउंड दे दूं। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमने बड़ी दफा बात की है कि इट्स इट्स अ बिगर गेम, इट्स नॉट नेसेसरली इजराइल एंड मिडल ईस्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका डिक्लेयर्ड एनिमी नंबर 1 इस वक्त जो है वो चाइना है। ठीक है। बिकॉज यूएस चाइना को जिस तरह देख रहा है, जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है, मिलिटरली प्रोग्रेस कर रहा है, तो यूएस के वो नंबर 1 हिट लिस्ट के ऊपर है कि जिसको कैसे रोका जाए। तो उसके अच्छा फिर ऑब्वियसली वो रशिया के साथ बॉर्डर करता है चाइना, एंड दे हैव बीन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एलाइज फॉर a couple of decades now. Um, and so यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है वो ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अच्छा, वो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक आर्क ऑफ इंक्लूजन यानी कि एक लाइन ड्रॉ की है यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो कि जापान से शुरू होती है। जापान, फिलीपींस, वो साउथ चाइना सी से होती, नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद वो इंडिया को जाके मिलती है और फिर इंडिया से ऑनवर्ड्स वो जाती है मिडल ईस्ट में, और द गोल इज के मिडल ईस्ट से होती वो यूरोप को कनेक्ट करे। ये है आर्क ऑफ इंक्लूजन, जो कि चाइना को कंटेन कर देता है नीचे की तरफ आने से। राइट, अगर आप जी। ज्योग्राफी के ऊपर उसका देखें। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है रजा कि ये आप पूरा आर्क जो देख रहे हैं इसको यूरोप तक जाना है तो बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन चलते चलते दरमियान में मिडल ईस्ट आ जाता है। वहां पे वो आर्क जो है वहां पे टूट जाता है। उसको कंप्लीट करने बड़ा जरूरी है यूरोप तक पहुंचने के लिए, उस आर्क को कंप्लीट करें, और उसमें आ जाता है जी इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 1 साल पहले तकरीबन बहुत करीब आ गए थे सऊदी अरेबिया और इजराइल की आपस में रिप्रोचमेंट के, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग के जी हालात नॉर्मलाइज करते हैं। और फिर ये है कि सऊदी अरेबिया का पॉइंट था कि जी आप माने कि
पैलेस्टीनियन स्टेट एक बननी चाहिए, तो ये तकरीबन नॉर्मलाइज होने लगे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप करता हूँ। दूसरी तरफ एक और ड्रामा चल रहा है, ये आर्क ऑफ इंक्लूजन जो है, इसके अगेंस्ट रजा एक है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ईरान नीचे बैठा हुआ है, और ईरान ने एक रेजिस्टेंस का एक्सेस, वो उसको कहते हैं। वो जी, ईरान ने अपने सामने, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि वो शुरू होते हैं जनाब हूथी मलिशियास के साथ, फिर इराकी मलिशियास, फिर वो जाते हैं अलावाइट्स इन सीरिया, फिर वो हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर, और फिर वो हमास जो है वो गाजा के अंदर। ये ईरान ने, वो खुद एंटर नहीं होती डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सीज रखी हैं, और इसको वो कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। राइट, और वो डॉटेड लाइन से कनेक्टेड है चाइना और रशिया के साथ, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। तो ये जनाब गेम चल रही है। और हुआ ये कि 7 अक्टूबर पिछले साल, जब ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उन्होंने रियलाइज किया ये तो उनकी दोस्ती होने वाली है मुसलमान ममालिक की इसराइल के साथ। तो उन्होंने फिर ये प्रिएम्प्टिव एक्ट किया, और 7 अक्टूबर 2023 वो जो इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया, जिसके बाद फिर ये सारा जो है जंग वगैरह शुरू होगी, और वो वहीं का वहीं रह गया, वो जो इसराइल और दोस्ती थी सऊदी अरेबिया की, राइट। तो ये रजा, दिस इज द सिचुएशन, इस वजह से वो जंग शुरू हुई है। अब इसराइल जो है हेल बैंड के, जी हमने हमास को खत्म करना है, हमास इस तरह से खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स नॉट एन आर्मी, इट्स एन आइडिया। और वो जितने लोग जितनी जेनोसाइड करें, जितना जुल्म करें, उतने ज्यादा उसके वो जो सपोर्टर्स हैं वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। राइट, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। और देखिए ना, अभी यही सबको तशवीशनाक है दुनिया भर में कि अगर ये जंग फैलती है तो इसका दायरा वसीतर होता जाएगा, जैसे आप ये आर्क की भी बात कर रहे हैं, और इसकी लपेट में तो फिर मिडल ईस्ट से भी बाहर जो है उसके असरात होंगे। अब यही पाकिस्तान में भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम जो है, उसका हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट हुआ, और काफी हद तक कामयाब भी गया कि पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया और एलामी जारी हुए। जरा उससे भी इसको लिंक कर दीजिए मिडल ईस्ट की सिचुएशन को, और फिर हम जरा एससीओ के ऊपर तफसील में और बात करते हैं। देखिए, एससीओ तो एक बेसिकली ये जब अर्ली 90s के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा, तो उसकी बेशतर रियासतें जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गईं। तो इनिशियली ये बोरिस येल्सिन जब रशिया के सदर थे, उस वक्त उन आपको याद होगा सीआईएस एक तंजीम बनी थी जिसका नाम था कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अच्छा, ये अर्ली 90s की बात है। और फिर मिड 90s में 1996 के अंदर शंघाई 5 के नाम से वो 3 स्टेट्स थी, ये सेंट्रल एशियन, रशिया एंड चाइना। इन्होंने शंघाई 5 के नाम से ये बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिर 2001 में एक चौथी सेंट्रल एशियन स्टेट ने जब ज्वाइन किया, तो फिर ये एससीओ बनी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक मकसद जो था वो बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ ट्रेड, समझे आप, एंड रीजनल कहते हैं कनेक्टिविटी, एंड रीजनल सिक्योरिटी। सो इट्स मोर ऑफ दैट। रशिया का उसमें इंटरेस्ट ये था कि वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो कि पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन थी, उसके ऊपर रशिया सम फॉर्म ऑफ अपना एक अम्ब्रेला रखना चाहता था, कनेक्शन रखना चाहता था। चाइना के लिए दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी रशिया और अपने जो नीचे वाले स्टेट्स है सेंट्रल एशियन, उनके साथ ट्रेड शुरू करे और उनके साथ अलाइनमेंट शुरू करे। तो ये उस पर्सपेक्टिव से बनी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि गालबन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप इसकी मिल गई। And it suddenly gained, a lot more importance because इंडिया और पाकिस्तान आने के बाद एससीओ जो है वो 4 दुनिया की 7 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर रियासतों में से 4 जो हैं इसकी मेंबर हैं, राइट। तो एक तो ये उसका। फिर वो मैंने गलबन लास्ट टाइम भी बताया था कि ये अबाउट 40% ऑफ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, और 32% जो है जीडीपी जी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इसका पर्सपेक्टिव है, बैकग्राउंड। आगे आप सवाल करते हो तो मैं आगे नहीं, नहीं, बाकी बिल्कुल बात। वो बैकग्राउंड है। आपने अगर उसका देखा होगा एससीओ का एलामिया जो डिक्लेरेशन जारी होती है, और यकीनन उससे बहुत ज्यादा
पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरह से ज्योग्राफी है खित्ते की, उसमें पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड। तो ज़रा थोड़ा-सा उसका भी बताइए कि आगे इसके नेक्स्ट स्टेप से पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है? एससीओ का मेंबर होने से, एससीओ के रीजनल कॉपरेशन से, और खुसूसन चाइना इंडिया जो बड़े प्लेयर्स हैं एससीओ के, उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजीद, आई मीन इंडिया के साथ ठीक करने वाले हैं, लेकिन चीन के साथ भी मसाइल आए हुए थे, उनको किस तरह से एक्सपैंड कर सकता है पाकिस्तान किन डायरेक्शंस में, जिससे कि हमारी मैशत को फायदा हो। देखिए रज़ा, वो अगर आप जॉइंट कम्युनिके पढ़ें तो उसमें तो मेरे ख्याल से सिवाय मिलिट्री के वो निकाल के दुनिया जहाँ की जो चीज़ हो सकती है उस जॉइंट कम्युनिके, इट्स अ वेरी लॉन्ग कम्युनिके। उसके अंदर वो मतलब वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह, उसमें सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इक्वालिटी, यू नेम इट। फिर आप ट्रेड की तरफ आ जाएं, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ट्रेडिशनल मेडिसिन, रेलवेज, माउंटेन रेंजेस, एनर्जी, एससीओ, बैंक, यू नेम इट, उसमें हर चीज है। मिलिट्री को निकाल के हर चीज है उसके अंदर, हर तरह का कोऑपरेशन है। तो आई थिंक इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो एक तो चाइना का, क्योंकि ये प्री मच जब आप जॉइंट कम्युनिके पढ़ते हैं तो वो साफ लगता है कि ये चाइना ने प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि चाइना प्रेसिडेंट भी इसका था, जो ये जो सेकंड लेवल की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तो नंबर वन इसका जो है ना वो काउंसिल जो है वो हेड्स ऑफ स्टेट्स की काउंसिल है, ये वो नहीं थी। हमारी जो मीटिंग हुई है वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की हुई है, तो वो जी। इट्स मोर कंसर्न ऑन ट्रेड एंड ऑल दैट। तो रजा इसके अंदर पाकिस्तान का एक तो बीआरआई जो है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसमें सीपैक ऑब्वियसली एक बड़ा कलीदी किरदार उसका है। तो उसकी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कंटिन्यूएशन सीपैक 2 के ऊपर जो काम हो रहा है वो उन्होंने फ्लैश भी किया है, उसके बारे में बात भी की है कि ये जो ओबॉर है, वन बेल्ट वन रोड, जिसमें सीपैक उसका है शामिल, वो यूरेशिया के साथ यानी कि रशिया एंड यूरोप के साथ कनेक्शन के अंदर जो है, दैट इज देयर गोल। तो उसके अलावा तमाम ममालिक की आपस में जो है कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ, ये मैंने सारी जो बातें बताई हैं, एनर्जी वगैरह, इसी तरह क्लाइमेट के ऊपर बहुत बात की है कि हम एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात रजा ये है कि ईरान being an important part in what's happening in Middle East is also part of this. Although communique के अंदर कोई जिक्र नहीं किया कि मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर माय इंफॉर्मेशन है कि इसके ऊपर बात हुई थी, कि जो भी मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है उसको फौरन स्टॉप होना चाहिए, ये जंग जो है इसको रोकना चाहिए। एंड फाइनली रजा, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर और जयशंकर साहब आए हैं, इंडिया में ट्रेडिशनली होता ये है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उसमें मोदी साहब जाते हैं, वो काउंसिल जो होती है जब भी उसकी मीटिंग, और ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ये जयशंकर साहब ही जाते हैं। सो उन्होंने कोई फॉर इंस्टेंस कोई लोअर रैंकिंग ऑफिशियल नहीं भेजा, जयशंकर साहब आए हैं। एंड अगेन इट इज माय अंडरस्टैंडिंग, एंड आपने भी देखा होगा कि काफी अच्छा एक आइस मेल्टिंग काइंड ऑफ अ मीटिंग हुई है। नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठे हुए काफी इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की है, इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह के साथ मीटिंग की है और उन्होंने पैगाम भिजवाए हैं। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेल कंडक्टेड, वेल रिसीव्ड एंड जिस कहते हैं वेल कंक्लूडेड मीटिंग। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, और यकीनन पाकिस्तान के लिए इट्स अ ग्रेट, जिसे कहना चाहिए लैंडमार्क है, क्योंकि बड़े सालों के बाद इस तरह का एक हाई प्रोफाइल समिट मुल्क में हुआ। तो जरा अब आ जाते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि जरा रुख करते हैं एफबीआर का, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, अब आपको पता है वहां पे बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। उन्होंने सबको कहा हुआ है कि अपने टैक्स रिटर्न्स, नॉन फाइलर कोई चीज ही नहीं होती, फाइलर होगा, हर कोई फाइलर होगा। और वो लोग जरा थोड़े से वो घबराए भी है, लेकिन ज्यादा अहम चीज है कि अब वो कल हमारी बात भी हो रही थी कि वो अब सीएफओस को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो सीएफओस टैक्स नहीं कंपनीज के बिहाफ पे जमा करवाए, सीधा उनको आके तो पकड़े। तो जरा ये इस क्रैकडाउन का बताइए कि किस हद तक ये कामयाब होगा टैक्स कल्चर को बदलने में, और एफबीआर के आउटपुट्स और परफॉर्मेंस के हवाले से। जी। वेल, जब
मैं तो पहले दिन से आपको पता है मैं कह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, मैंने और डॉक्टर इकरामुल हक में जाके हमने तो सेनेट में भी बता दिया कि ये नहीं चल सकता इदारा। आपको अगर टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, आपको ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है, 18% ऑफ जीडीपी पे अगर आपने पहुँचना है, तो आपको वो रीज़न खत्म करनी पड़ेगी जिसकी वजह से टैक्स नहीं इकट्ठा होता, और वो रीज़न जो है वो एफबीआर है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं 3-4 दिन पहले एक डिनर पे बैठा हुआ था और मेरे साथ 5-6 लोग थे, उनमें से 3 पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो डिफरेंट बातें हो रही थी और ज़रा मूड तो थोड़ा-सा सबड्यूड में, बहुत ही कोई नेगेटिव था, जो भी मुल्क में हो रहा है उसके ऊपर बातें हो रही थी, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे कि भई हम तो अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो है 1 फुट होना बहुत ज़रूरी है, इस किस्म की बातें हो रही थी। तो मैं चुप करके सुन रहा था, उसके बाद मैंने उनको कहा, जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आप तीनों से। वो ये है कि अगर पाकिस्तान में जो हो रहा है वो लेट्स अस्यूम कि वो एग्ज़ैक्टली इसी तरह रहता है। हाँ, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होता। एवरीवन इज़ बटिंग देयर हेड्स अगेंस्ट ईच अदर। जिस तरह चल रहा है उस तरह चलता रहे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इसके होते हुए अगर एफबीआर बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? राइट, रज़ा, आप यकीन करें, उनमें से एक ने मुझे कहा कि मैं 8 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दूँगा। उसने यू नो इमीडिएटली उसने कहा। दूसरे ने कहा मैं 4 टाइम्स कर दूँगा, तीसरे ने कहा मैं डबल कर दूँगा, इवन इफ थिंग्स स्टे द सेम। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एफबीआर ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को यहां से पकड़ा हुआ है। जिस अदारे ने उसको यहां से पकड़ा हुआ है, उसको आप कहें कि जी और टैक्स इकट्ठा करो, तो उसने इसको और गले को दबा देने। सही बात है। ये तरीका नहीं है टैक्स इकट्ठा करने। ये जो डंडा है, ये डंडा चलाने के लिए नहीं होता। रजा, यू बीन इन एडमिनिस्ट्रेशन। डंडा डिटरेंस के लिए होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने किरदार से, आप अपनी टेक्नोलॉजी से, आप अपने प्रोफेशनलिज्म से इस ये डिटरेंस को एस्टेब्लिश करते हैं। आपके अंदर ना किरदार है, ना प्रोफेशनलिज्म है, और फ्रैंकली ना ही आपका इमेज ऐसा है। आपने और आप पकड़ के डंडा मारना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये तो 50 दफा पहले भी हो चुका है, करके देख लें। हाँ, ये बिल्कुल पहले भी डंडे सिर्फ़ डंडा हल नहीं है। तो मेरे ख़्याल से फिर ये कुछ सोचने की ज़रूरत है ना एफबीआर को भी कि मतलब ये जो रवायती चीज़ें हैं हारून साहब, अगर आप देखें कि ये पहले भी इस तरह की कैम्पेन्स होती रही हैं, पकड़-धकड़ पीरियडिकली होता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर होता है, फिर आ जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अ, जो आपने भी प्रपोज़ल्स दिए सेनेट में, आपने पिछले पहले बात भी की है उसकी, तो और हमने उसका ज़िक्र भी किया क्योंकि आपने तो कहा क आपने और डॉक्टर इकरामुल हक ने तो ये तजवीज़ किया ना कि इसको बिल्कुल ही एबॉलिश करके, रिवैम्प करके एक नया इदारा खड़ा किया जाए। तो अब ये आप ये कितना काबिले अमल होगा इस गवर्नमेंट के लिए जो आपको पता है इस वक़्त अपने सर्वाइवल के लिए भी लड़ रही है और परेशान है। तो आप क्या समझते हैं क्योंकि ये ज़रा थोड़ा-सा पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली बात आ जाती है, कि आइडिया तो बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि भी इदारे बेहतर हो, परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन क्या ये बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए एकदम इसको अबॉलिश करके नई चीज़ें बना सकते हैं इन हालात में पॉलिटिकल सिचुएशन में या क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्टेप फॉरवर्ड? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। बेसिकली ये इन अ नटशेल आप कह रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल भी है कि नहीं? हो भी हाँ, सकता है कि नहीं, ये तो हाँ, वो ख़्याली बिल्कुल। पुलाव तो नहीं है। तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें, हमने ये जाके प्रेज़ेंटेशन जो थी, ये सॉल्यूशन, ये हमने जाके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं दिया, ये हमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया। हुँ, हमने ये एसआईएफसी को भी नहीं दिया, और दोनों आपको बड़ी अच्छी तरह पता है हम दोनों जगह जाके ये दे सकते थे। हुँ, हमने बिल्कुल, डिसाइड किया कि इसको हमने एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे प्रेज़ेंट करना है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफ़ॉर्म हो और जहाँ पे ये जो है सॉल्यूशन जाके रिकॉर्ड हो जाए। और वो माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा गया, वहाँ पे मीडिया भी था, वहाँ पे सेनेटर्स भी थे एंड एवरीवन। वो क्वेश्चन उधर बेसिकली मेरे से कोई नहीं हुए। क्वेश्चन वो आपस में करने लगे कि ये अभी तक हुआ क्यों नहीं है? और हुँ, मीडिया ने बड़ा अच्छा कवर किया। तो अ अ, थिंग इज़ कि पिछले हफ्ते से पहले रज़ा, अल्टरनेट क्या है वो था ही नहीं। सब बात करते थे कि बंद कर दें, लेकिन करना क्या है ये कौन? अब हमने वो बता दिया क्या करना है। अच्छा, अब आपके सवाल पे आते हैं कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो हमने गवर्नमेंट को इसलिए या एसआईएफसी को इसलिए नहीं किया रज़ा, क्योंकि एफबीआर जो है अभी भी उससे उम्मीदें हैं लोगों को। राइट, तो हम चाहते हैं कि वो उम्मीदें पूरी कर लें। हमारी दुआ है कि एफबीआर सक्सेसफुल हो जाए। बड़ी अच्छी बात है जी, ये एफबीआर अगर ठीक हो जाए तो फिर और क्या चाहिए रज़ा?
बिल्कुल, तो करें, बिल्कुल, आप ज़रूर करें। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी जब व्हेन यू रन आउट ऑफ ऑप्शंस, देन यू नो एग्ज़ैक्टली वेयर टू कम एंड देन बिल्कुल, एट दैट टाइम वी विल टेल यू व्हाट टू डू। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नहीं ये आई गेस आपने लेकिन मुझे ये बताइए ये जो सवालात वगैरह या जो आपको क्या लगा कि जब आप सेनेटर्स से बात हो रही थी आपकी, अभी आपने इंडस्ट्रीज का तो एक ज़िक्र किया कि वहाँ तो यकीनन वो कहते हैं जी अब आप इसको इम्प्रूव करें तो हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे, आप निज़ाम को ठीक करें। ये बैरियर्स हटाएँ, ये बड़ा जो आपने अभी एनेक्डोट बताया है, आपकी मीटिंग का ये तो इंतहाई अहम बात है। यही बात वर्ल्ड बैंक अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वेस में कहता आया है, यही बात लोगों ने किताबें लिखी है इसके ऊपर कि सरमायाकारी क्यों नहीं होती। तो जब तो सेनेटर्स की तरफ से जो आपको रिस्पॉन्स कैसा लगा? आपको लगा कि उनमें से बहुत से लोग विलिंग थे टू लुक एट द चेंज एज एन आइडिया, मतलब जो आपका आइडिया है और चेंज को वो सपोर्ट के लिए तैयार थे? वैसे उसमें देखिए ना, अब वो सेनेटर्स थे जिनकी बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है और हुँ, जिनका ये फील्ड नहीं है, क्योंकि वो सेनेट रिप्रेजेंटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेनेटर्स ना। ऑफ कोर्स तो वो जी, उनको तो ऑब्वियसली इट वाज़ अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रेजेंटेशन जो थी बड़ी टेक्निकल थी और वो 35 मिनट्स में बोलता रहा। तो उसमें देयर वाज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स। सो सम पीपल आर नॉट वेरी सेवी विद नंबर्स, सम पीपल उनका ये फील्ड ही नहीं है, तो उनको तो उन्होंने तो कोई नहीं, लेकिन जो वहाँ पे 2-3 कंसर्न्ड बैठे हुए थे जो कि जिनकी बैकग्राउंड बिज़नेस की थी या नंबर समझ सकते थे, दे इमीडिएटली पिक्ड इट अप एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अमंगस्ट ईच अदर। मुझसे तो उन्होंने फ्रैंकली मुझे तो 1-2 दफा उन्होंने इंटरप्ट करके ये कहा, मतलब वो जो मैं कह रहा था उसको सब्सटैंशिएट कर रहे थे। तो मेरे से तो कोई डायरेक्ट सवाल नहीं, आपस में उन्होंने कहा भाई ये क्यों नहीं हो रहा है? सवाल ये नहीं है कि ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने किया है, ये सारा कुछ आ गया, ये क्यों नहीं हो रहा? बट ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे अबाउट 20-25 आपके मुल्क के टॉप के फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। शहबाज राइट, राना वाज़ देयर, मेहताब हैदर वाज़ देयर एंड यू नो दे वो बड़ी मतलब वो उठ के कोई नहीं गया। They were stuck to the presentation. They went हुँ। through it, they understood it. तो मेरे ख्याल से it went pretty well. अच्छा, वेरी गुड। ये तो ख़ैर बहुत आपने मुझे जो है ना जो कि काश कि मैं भी आ सकता वहाँ पर, लेकिन आई वाज़न्ट इन पाकिस्तान। लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है, इससे तो मुझे भी थोड़ी-सी तसल्ली हुई है कि हमारे एटलीस्ट पार्लियामेंटेरियंस में कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि तब्दीली के लिए पुश भी कर सकते हैं, उनको मोबिलाइज़ किया जाए, उनको थोड़ा-सा इन्फॉर्म किया जाए, उनके साथ एक प्रोजेक्ट जैसे कोलिशंस बनती हैं चेंज के लिए भी, तो आपको आपको पता ना आजकल एक आईनी तरमीम के लिए भी बड़ी जो है डंडे से वो हो रही है। तो इसी तरह की काश कि हमारे गवर्नमेंट जो है और वो और एस्टेब्लिशमेंट वो इसके ऊपर भी डंडे से नया जो है इदारा बनवाए तो बात बन जाएगी। लेकिन बहरहाल इट्स गुड टू नो। तो मेरे ख्याल से हारून भाई आज के लिए हमारी यही टॉपिक्स हैं, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अदरवाइज हम नाज़रीन से खुदाफिज कहते हैं और बस जी, फाइनल बस कमेंट। जाते-जाते मैं एक कमेंट कर दूँ। आपने जो पहला सवाल किया था कि याह्या सिनवर जो हैं वो उनको हाँ, शहीद किया गया है यस्टरडे, और अब ये इसका फ्यूचर क्या है, इस ये जो जंग हो रही है। तो उसमें बेसिकली यू नो देयर इज़ एन ओपनिंग जो कि आज से 1 साल पहले थी, जहाँ पे सऊदी अरेबिया और इज़राइल का जो है एक अंडरस्टैंडिंग और अलायंस क्रिएट होने की बात हो रही थी। उसके जो है फिर से रोशन हो गए हैं इम्कानात। और उसके साथ-साथ रज़ा मैं आपको बताऊँ कि टोनी ब्लेयर साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वो खामोश डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो इज़राइल के जो वन ऑफ द टॉप मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ वो बैकडोर डिप्लोमेसी काफ़ी देर से कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से, कि वहाँ पे गाज़ा के अंदर पोस्ट वॉर क्या सिचुएशन होनी चाहिए। और वहाँ पे फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और 1-2 इस्लामी ममालिक जो हैं, वो फिर अपनी फ़ौजें वहाँ पे भेजेंगे, परहैप्स कपल ऑफ यूरोपियन नेशंस एज़ वेल। और इसको फंड करने के लिए फिर यूएस, यूरोप एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया इसको फंड भी करेंगे गाज़ा की रीबिल्डिंग के लिए। लेकिन इसके लिए प्रीरेक्विज़िट ये है कि जो वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसके अंदर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, वो सलाम फयाद, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, न्यूट्रल हैं एंड कॉम्पिटेंट हैं।
तो वो ये चाह रहे हैं कि उनको अपॉइंट करें एज द लीडर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उनके नीचे एक नई गवर्नमेंट बने, और दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग, वॉर खत्म हो, हॉस्टेजेस इसराइल के वापस जाएं, और ये फौजें जो हैं इंटरनेशनल इस्लामिक एंड मे बी अ कपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वो आके वहां पे टेक ओवर करें, इसकी रीबिल्डिंग शुरू हो अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ सलाम फयाद साहब। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इंशाल्लाह इसको हम ऑब्ज़र्व तो कर ही रहे हैं और अगले हफ्ते इसके ऊपर हम फ़ॉलो अप भी करेंगे। आपके वक़्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को भी अगले हफ्ते इनकॉर्पोरेट करें। खुदा हाफ़िज़।